वालेकुम जी, क्या हाल है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों। गर्मी इंजॉय कर रहे हो फुल? सही तरह ज़रा गर्मी का मौसम इंजॉय करें, आम शाम खाएं, तरबूज खाएं, लेकिन जब आम खाएंगे तो उसके बाद कच्ची लस्सी ज़रूर पी लेना। और ये खाने पीने के बाद अपनी जो किताबें हैं केमिस्ट्री की वो खोल लें, बाकी वाला नॉलेज ज़रा एक डब्बे में बंद करके साइड पर रखें और आ जाएँ ज़रा अपने अंदर का जाबिर बिन हयान जगा के केमिस्ट्री की तरफ। और क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? चलें, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखें। बेटा लास्ट टाइम हमने ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन शुरू किए थे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में बात हमारी हुई थी कि दो तरह के ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के। एक का नाम है नाइट्रस एसिड और दूसरे का नाम है नाइट्रिक एसिड। एक को हम कहते हैं HNO2 और एक को हम कहते हैं HNO3। अच्छा, HNO3 से तो वैसे आप अच्छे खासे वाकिफ़ हैं, ये तो बड़ा कॉमन सा है। ये वाला आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, HNO2 वाला। नाइट्रिक एसिड का तो आपने नाम पता सुना हुआ है अच्छे तरीके से, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें हमारी ये बात हो गई थी कि नाइट्रस एसिड का क्या रवैया है और नाइट्रस एसिड क्या करता फिरता है। हमने इसके प्रिपेयर करने के तरीके भी देख लिए थे, हमने इसका रिएक्शन भी देख लिया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको रिएक्शन में बताई थी कि ये उन चंद एक एसिड्स में से ही है जो कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं। ये बात याद रखें, ये बात MCQs में पूछ लेता है, ये बात बोर्ड के MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये बात आपके एंट्री टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो आपको कह सकता है कि H2SO4 मिसाल के तौर पे H2SO4 HCl और जनाब अली HNO3 और जनाब अली HNO2, वो कह सकता है कि जी मुझे बताएं इसमें से कौन सा एसिड है जो कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आप इसमें से HNO2 को रखेंगे। HNO2 वो एसिड है जो कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है। इस पे हमारी ये बात भी हो चुकी थी। पेज नंबर 60 पे मैं हूँ और पेज नंबर 60 के लास्ट में मैंने आपको बता दिया था, जो पॉइंट नंबर इसका 2 है, उसके बाद 4 है, 2 है और 3 है, जिसमें वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पे काम करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों के हवाले से जहन में रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग के भी और रिड्यूसिंग का भी। दो इक्वेशंस आप लिखेंगे ज़रूर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो, और इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे साथ में। मुझे पता है बैलेंसिंग वाला काम ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन सारी इक्वेशंस बैलेंसिंग के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। कुछ एक इक्वेशन जो ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स ही हो जाए वो होती हैं, वरना नॉर्मली इक्वेशन आप कोशिश करें तो वो हो सकती हैं। उसको प्रैक्टिस करें आप, इंशाल्लाह ताला हो जाता है बैलेंसिंग का। बल्कि मैं किसी दिन पहले मेरे जहन में था, अभी इस पे हम चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज, तो किसी दिन मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना बैलेंसिंग इक्वेशन पे बात कर लूँगा, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारा एक और फिर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 5 वाला जो है इसको भी ज़रूरी जहन में रखिएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में भी ना एक बात टेक्निकल तरीके से ज़रा पूछ लेता है। वो पता है क्या कहता है? वो कह सकता है कि जी ये बताएं कि जब नाइट्रिक एसिड जो है वो यूरिया के साथ या नाइट्रिक एसिड जो है वो अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो बताएं कौन सी गैस इमिट होती है। ऐसी बात एंट्री टेस्ट में पूछ सकता है। तो आप अब देखें ना, उसने यहाँ पे उसने आपको इक्वेशन दी हुई है और उसने कोई ऐसे मेंशन नहीं किया अलग से कि ये बात यूँ पूछी जा सकती है ऐसे है, लेकिन एंट्री टेस्ट में वो इसी तरह की बातों को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि नाइट्रोजन गैस है। इसके केस में, यूरिया के केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये फिर आप ऑब्वियसली डिसाइड करेंगे आपको जो मौजूदा ऑप्शन हैं उनके लिहाज से कि क्या उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके जनाब, उम्मीद है यहाँ तक आपने सारे मामला क्लियर कर लिए होंगे मेंटली। आए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक है आपका नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन देखेंगे और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड इम्पोर्टेंट क्यों है। एक्चुअली ना
ये जो नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, ये इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैब्स में तो है ही है, लैब्स में हम अक्सर इसको रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजेंट हैं जो इससे बनते हैं। और फिर एक और बहुत बड़ी बात जो है, फर्टिलाइज़र में इसका इस्तेमाल है। फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने के लिए ना कैल्शियम फॉस्फेट की जो फर्टिलाइजर्स आप देखेंगे भी आगे जाके 15 चैप्टर में, वहाँ पे नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद एक और इसका बहुत बड़ा जो इस्तेमाल है वो एक्सप्लोसिव में, धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप में से जो बच्चे गेम खेलते हैं तो शायद उनकी नज़र से ये गुजरा हो, TNT का वर्ड, वो अक्सर होता है ना, एक डब्बा सा बनाया होता है और मुझे याद पड़ता है उसके ऊपर यूं करके लिखा होता है उन्होंने TNT, कि जी ये एक्सप्लोसिव है, गेम में इस्तेमाल शो करते हैं वैसे। ट्राई नाइट्रोटोलिन तो बड़ा कॉमन एक्सप्लोसिव है ये। फिर इसके अलावा और भी इसके इस्तेमाल है, वार्निशेस में इस्तेमाल होता है, डाइज में इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत है। पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं कि ये लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लैब में आपको पता है हमें महदूद पैमाने पे चाहिए होता है, हमें सिर्फ एक थोड़े से किसी रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो उसको देखते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर होता है, उसके बाद फिर हम इसके इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन पे आते हैं। अच्छा, लैब वाला तो बड़ा आसान है, पोटाशियम नाइट्रेट लें और उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा दें, इसको थोड़ा सा हीट करें और HNO3 तैयार। पोटाशियम नाइट्रेट, इसका रिएक्शन करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वैसे भी ये गर्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको हीट भी कर दें साथ। दो चीज़ें आपके पास बनती हैं, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में HNO3। ये आपके काम की चीज़, ये हो गया लैब में प्रिपरेशन इसके। अब आ जाएं आप, सिंपल सी बात है, सिंपल सी इक्वेशन है, छोटी सी, जहन में रख लें। अब आए जनाब अली आप इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन के ऊपर। कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली हमें पूरा एक सेटअप लगाना पड़ता है, और आप पेज नंबर 61 के ऊपर देख सकते हैं कि इसने पूरी डायग्राम इसकी बनाई हुई है। मैं डायग्राम थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि एक स्केच बना दूं सामने, ताकि बात करने में आसानी हो जाए। ये देखें जनाब, यहाँ पे पहले एक चैम्बर है जिसके अंदर हम नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद है आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO जब हमने पीछे पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो एक प्रोसेस है ना, ये आगे इस्तेमाल, मुझे ज़रा जल्दी से जहन में सोच के बताएं तो सही कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रिपेयर करने के कौन से दो तरीके थे। दो तरीके जो मैंने आपको पूरा कॉलम बना के बताए थे, N2O, NO, NO2। पहले कॉलम में क्या था, जो जिस बच्चे के जहन में आ गया है वो अपने आप को शाबाश दे ले खुद ही। मैं बता देता हूँ, पहले कॉलम में आपने जिंक का रिएक्शन करवाया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और आपने N2O प्रिपेयर की थी। फिर आपने कॉपर का रिएक्शन करवाया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर आपने कॉपर का रिएक्शन करवाया था कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सेंटर वाली की, NO की, जिसमें कॉपर का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था। उसमें दूसरा एक मेथड आपने पढ़ा था और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये मेथड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में इस्तेमाल होगा। और वो क्या था, वो था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में डायरेक्ट रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म NO। और ये रिएक्शन होगा कैसे, जो अहम बात है, ये रिएक्शन होगा जनाब अली इलेक्ट्रिक आर्क की मौजूदगी में, यानी कि यहां पे करंट प्रोवाइड किया जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आप इस चैम्बर में इंसर्ट कर देंगे, इस चैम्बर में इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद अहम जो बात है यहाँ पे, यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आप अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा हाई टेम्परेचर है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसको ये प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद NO गैस जो कि प्रोड्यूस हो गई इस चैम्बर के अंदर, इस गैस को इमीडिएटली कूल किया जाता है। कूलिंग इसकी क्यों ज़रूरी है, कूलिंग इसकी इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये इसको कूल ना किया जाए तो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाती है दोबारा।
अच्छा जी, जब आप इसको कूल करते हैं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कूलर लगा देता हूँ और इसका टेम्परेचर कोई 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस करते हैं हम और इसको ले आते हैं कोई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बिलो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होती। ओके जनाब, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, कूलर आपका नेक्स्ट चैम्बर में जाता है जहाँ पे इसको दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और यहाँ पे NO प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म, क्या बनेगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि N2O ऑक्सीडेशन NO ऑक्सीडेशन NO2, ठीक हो गया, NO2 बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा जनाब, ये टेम्परेचर इस यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाता है कोई 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है। ओके, ये भी बन गया। उसके बाद जो NO2 गैस बनी ये फर्दर आगे जाती है। इस चैम्बर में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर। यहाँ से मैं निशान लगा देता हूँ वाटर स्प्रे का। अच्छा जी, यहाँ से जब ऊपर ये देखें ना, यहाँ से नीचे से गैस ऊपर आती है, ये गैस ऊपर को मूव करेगी और ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब नीचे से गैस जा रही है, ऊपर से पानी स्प्रे किया जा रहा है, स्प्रिंकल किया जा रहा है, तो फिर उसके अंदर डिजॉल्व होती है। जब ये डिजॉल्व होती है तो ये बनाती है NO2 प्लस वाटर, ये बनाती है HNO2 एंड HNO3, दोनों चीज़ें। आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आपको बताया था मैंने कि आपका ये जो ईयर था 2020 जो चल रहा है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना था। तो ऐन मुमकिन है कि आपके ईयर में जब आपने अपीयर होना है 2021 में, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से दोबारा दे दे। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो ऑब्वियसली आप पूरा जो बातें हैं पूरी हेडिंग्स के साथ पूरे पोर्शंस बना के इस चैम्बर की अलग बात करेंगे, कूलर की अलग बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की यहाँ अलग बात करेंगे, फर्दर इसके बाद जो वाटर के साथ एब्जॉर्बेंस करवा रही है इसकी अलग बात करेंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में 1 नंबर डायग्राम का होता है। अगर मेरे जितनी अच्छी ना बना सकें डायग्राम, तो जितनी को भी अच्छी आप बना सकें आप उतनी ज़रूर बनाइएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लें, सिंपल बॉक्सेस ही बनाने हैं, लेकिन साथ में ये मेंशन कर दें कि इस चैम्बर में ये हो रहा है, इस चैम्बर में ये हो रहा है, इस चैम्बर में ये हो रहा है। ये बात भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड पहले बना दिया है, उसके बाद कूलिंग कर दी है, उसके बाद दोबारा उसकी ऑक्सीडेशन, जो इसने पॉइंट 1 2 3 4 बना के लिखे हुए हैं ना, इनको हेडिंग्स के सूरत में भी लिख सकते हैं। और वैसे तो आसान है, लेकिन आप नोट से भी देख सकते हैं, उसने वहाँ पे हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, इसमें उधर से भी देख सकते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ तक जनाब यारी हो गए। 3 रिएक्शन हुए हैं अभी तक मेनली। सिर्फ क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, NO बनाई, उसको इमीडिएटली कूल किया, उसको अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए, फर्दर उसको दोबारा नेक्स्ट चैम्बर में ऑक्सीडेशन के लिए इंजर्ट किया, NO को ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया, इट फॉर्म्ड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हुआ। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनी थी उसको उठा के पुश किया नेक्स्ट चैम्बर में, उस चैम्बर में हमने वाटर का स्प्रे करवाया, ऊपर से वाटर स्प्रिंकल हो रहा है, स्प्रे हो रहा है वाटर, जैसे एक शॉवर सा होता है, शॉवर की तरह उसको किया जाता है, और नीचे से गैस इंजर्ट की जा रही होती है। तो ऑब्वियसली जब वो इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो वो आपस में डिजॉल्व होते हैं, फिर उसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ, NO2 वाटर, HNO2 HNO3। अच्छा, यहाँ पे ना इस रिएक्शन में एक बात याद आ गई, आपने फर्स्ट ईयर में डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन का नाम सुना? डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन का नाम फर्स्ट ईयर में आपने अगर नहीं भी सुना ना, तो सेकंड ईयर में सुन लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन का, 5वें चैप्टर में इस पे बात होगी, पूरा है, तो यहाँ पे ज़हन में आ गया तो मैं बता देता हूँ। डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही स्पीशी, एक ही चीज साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट में जब आए तो वो ऑक्सीडाइज भी हो रही हो, वो रिड्यूस भी हो रही हो।
आपने नॉर्मली अभी तक, अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कंसेप्ट मेरा ख्याल है कि कोई शक रहना नहीं चाहिए अब तक, जितनी तफसील से हमारे 2-3 लेक्चर्स में बात हुई है ना, अगर उसके शक वाली कोई बात है तो उसको दूर कर लें, वरना वो परेशान करेगी आपको मज़ीद आगे के ऑर्गेनिक के चैप्टर में, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी। यूजुअली हमने ये देखा है कि एक चीज़ या तो ऑक्सीडाइज हो रही होती है या रिड्यूस हो रही होती है। सम टाइम एक ही स्पीशी एक ही रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट दे रही होती है, और वो प्रोडक्ट, वन इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड वन इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। क्या? डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। ये देखें जरा, गौर फरमाएं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब तक जुबानी जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। -4 ऑक्सीजन की, इट मींस +4 नाइट्रोजन की। यहां पे नाइट्रोजन की +4 है। ओके, नेक्स्ट में देखें जरा, यहां पे ऑक्सीजन की है जनाब अली -2, और यहां पे इसकी क्या नाम है, ये नाइट्रोजन की है यहां पे +1, इसकी भी +1 है ना, सॉरी गलत हो गया, -2 2 है ना, -2 एक ऑक्सीजन की है, -4 हो गई। अच्छा, हाइड्रोजन की होती है +1, तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन शुड हैव +3, ऐसे ही। ठीक, इसको देखें जरा, ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन की होगी -6, हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन मस्ट कैरी +5, ऐसे ही है। यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बात शुरू कहां से हुई है, चली कहां से है? +4 से। मींस +4 से +3 हुआ है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ऐसे ही है ना। 4 की कमी थी, +4 मतलब 4 की कमी थी, यहां 3 की कमी है, मींस इन द प्रोसेस 1 गेन हुआ है, तो गेन इज रिडक्शन, GR। ठीक हो गया, इट मींस कि यहां हुई रिडक्शन। ओके, इसको देखें, +4 थी, +5 हुई, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो लॉस इज ऑक्सीडेशन। आपने देखा है कि एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों काम हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा जी, एनीवे, ओके, यहां तक तो मामला हो गया हमारा हल। HNO2 यहां पे हमें मिल गया, HNO2 और HNO3 2 चीजें यहां मिली ना, तो HNO3 तो हमारे काम की ये चीज है, नाइट्रिक एसिड, ये तो हो गया प्रिपेयर। उसके बाद जो HNO2 है ना, ये फर्दर खुद से ही डीकंपोज होता है, ये डीकंपोज होता है और ये बना देता है HNO3 और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर। ठीक हो गया। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी है, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को दोबारा यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, दोबारा इसको रिएक्शन में इंजर्ट कर देंगे और हमारी जो प्रोडक्ट है नाइट्रिक एसिड उसमें इजाफा हो जाएगा। जो HNO3 बना था ये लिक्विड फॉर्म में हमें यहाँ पे हासिल हो गया, ये HNO3 यहाँ पे हमें हासिल हो गया। ऑल ओकेज, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आए जनाब अली इसके रिएक्शंस के ऊपर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ भी एक नज़र देख लें, बहुत कोई वैसे ख़ास बात नहीं है, लेकिन ना इसकी ये जो बात है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली, पेज नंबर 62 पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जेन में रख लीजिएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.53 होती है, बस, बाकी कोई ख़ास बात नहीं। ओके जी, अब आ जाए जनाब अली रिएक्शंस के ऊपर। रिएक्शंस में इंतहाई आसान बातें हैं सारी, दिखने में बड़े खौफनाक से और डेंजरस से लग रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली इनमें कोई ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं है। देखें ज़रा, रिएक्शन जहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं, हम एक रिएक्शन तो यूजुअली देखा करते हैं कि डीकम्पोजिशन क्या होती है। अच्छा जी, सिंपल सी बात है, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम एसिड है ना ऑब्वियसली, तो बेस के साथ तो रिएक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता है, बस इतनी सी कहानी है।
ये 2 पेजेस के अंदर जो खौफनाक से अंदाज में 1700 रिएक्शन लिखे हुए हैं इनमें कुछ भी नहीं है मुश्किल। बात को फॉलो करें, जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरह से समझें, इंशाल्लाह ताला ऐसे इसकी समझ आ जाएगी। देखें जी, सबसे पहले पेज नंबर 62 पे हूँ। सबसे पहले इसका वो देखें, डीकम्पोजिशन देखें ज़रा इसकी। अच्छा पुत्र, रिएक्शंस जो है ना 2 हवालों से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रिएक्शंस की सिर्फ इक्वेशंस भी दे सकता है, और वो आपको ये भी कह सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है। नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ये भी कह सकता है। अच्छा, फिर वो एक बात ये भी कह सकता है कि आप इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कैसे करेंगे एंड गिव द रिएक्शन विद एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों चीज़ें मिला के भी पूछ सकता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आना है इसमें से पहली बार, तो मामला कुछ भी कर सकता है। ओके जी, सबसे पहले जनाब अली डीकम्पोजिशन, HNO3 विल बी डीकम्पोज्ड टू H नाइट्रिक एसिड। अच्छा देखें ना, आपका जो जब ये इसकी आयनाइजेशन होगी तो आयनाइजेशन सिंपल एसिड है ना, तो क्या आयनाइजेशन की फॉर्म हो, H पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में NO3 नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन डीकम्पोजिशन के लिहाज से इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्या कि ये साथ में NO2 गैस बना रहा होगा। कौन सी? NO2। एक तो निकल आएगा वाटर, साथ में NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरी जो अहम चीज है ना वो बनती है ये एटॉमिक ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर, बल्कि इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना देंगे, O2 बना देंगे। यही इक्वेशन उसने पहले लिखी हुई है। क्या? नाइट्रिक एसिड की ब्रेकडाउन हुई, वाटर बना, NO2 बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन निकली। ऑब्वियसली नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में रह नहीं सकती, अगर किसी के साथ रिएक्शन हो रहा होगा तो इट विल वर्क, लेकिन अदरवाइज ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगी, O2 बना देगी। इतनी सी बात है। ओके जी, नेक्स्ट रिएक्शन देखें। अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या होना चाहिए? लेट्स से मैं कहता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो अब तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को पता है, गली में पता है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर बेसिक ऑक्साइड हो, पढ़े हुए ना आपने बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या है? मिसाल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा? वही बनाएगा जो वहां पे बन रहा है। क्या? कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में वाटर। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, थर्ड रिएक्शन किसके साथ है इसका? कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखें जरा। Na2CO3 के साथ अगर रिएक्शन हो, Na2CO3 HNO3, अल्लाह आपका भला करे, बाकी सारी बातें वहीं की वहीं, सोडियम नाइट्रेट भी वहीं, वाटर भी वहीं। एक चीज इजाफी होगी, वो मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनेट्स हों वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो देयर मस्ट बी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगी बात? सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड क्या नाम है इसका, बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन, सिंपल वही बात, काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही होगी ये। और उसके बाद अगर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बाकी सारी बातें वही, एक चीज इजाफी, कार्बन डाइऑक्साइड। बस यहां पे बात होगी खत्म इसकी। ओके जी, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना वो है नॉन मेटल्स के साथ। एक बात नॉन मेटल्स के साथ, दूसरी बात मेटलॉइड्स के साथ, तीसरी बात मेटल्स के साथ। बस ये जो 2 सफ़े पूरे भरे हैं ना, ये सारा इसके अंदर इसका जो खुलासा है ना वो ये। पहला रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन जिसमें सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाए हैं उसने आपको, और तीसरे रिएक्शन हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नॉन मेटल में कौन आएगा? कार्बन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा।
मेटलाइट फास्फोरस के ही नीचे ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसमें आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलाइड है। दो रिएक्शन उनके साथ शो कर देगा। मेटल वाले जो रिएक्शन है ये ज्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है। मेटल वाले जो रिएक्शन है, क्योंकि मेटल्स के साथ इसका रवैया मुख्तलिफ है, हर मेटल के साथ मुख्तलिफ है, तो ज़्यादा हैं ये लेकिन मुश्किल नहीं है। उसमें मैं आपको ट्रिक की एक आधी बात बता दूंगा, इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल वाला जो रिएक्शन है ना, ये है आपका पॉइंट नंबर ये जो 3 है, पॉइंट नंबर 3 का जो पार्ट 1 है ये नॉन मेटल के साथ है, जिसमें उसने कार्बन, सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ शो किया हुआ। देखें जरा, HNO3 एक रिएक्शन कार्बन के साथ, दूसरा रिएक्शन फास्फोरस के साथ, तीसरा रिएक्शन सल्फर के साथ, तीनों के तीनों सेम, तीनों के तीनों सेम। देखें जरा, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा ना तो इसने बनाना है NO2 गैस साथ में वाटर, NO2 गैस साथ में वाटर, NO2 गैस साथ में वाटर, तीनों में सेम। डिफरेंस क्या है? इसके केस में यह बना देगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके केस में फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस के साथ मिलके H3PO4 बनेगा। अगर आप नोटिस करें ना, अगर आप गौर फरमाएं तो इसके अंदर भी पहले P2O5 ही बनेगा, जैसा कि कार्बन का ऑक्साइड है, इसके केस में भी फास्फोरस का ऑक्साइड ही बनेगा। वो फास्फोरस का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके H3PO4 बना देगा। समझ आ गई बेटा बात? फर्क कुछ भी नहीं है तीनों में। इसके अंदर भी देखें कि इसमें क्या होना चाहिए, जैसे इसके कार्बन का ऑक्साइड बना ना, इसमें भी सल्फर का ऑक्साइड ही बनना है। बनना सल्फर का ऑक्साइड ही है। ये सल्फर का ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, H2SO4। इवेंचुअली पहले SO3 बना देगा, फिर H2SO4 बना देगा। इसलिए मैं इसको यहां पे डायरेक्टली लिख लेता हूं H2SO4। बात समझ आई? अब चूंकि उसने बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना, इसलिए आप भी ऐसे ही लिख दें, वरना यहां पे भी फर्दर H2CO3 भी बनती है। इसमें भी पहले P2O5 बना था, वाटर में डिसॉल्व होके H3PO4 बना, H2SO4 बना। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ना इंटरेस्टिंग बात एक और देखें। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? चौथे का। इसको बैलेंस करने के लिए बता रहा हूं। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? चौथे का। तो इसकी इक्वेशन के लिए ना यहां पे साथ लगा देंगे 4, याद रखने के लिए बता रहा हूं। फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पांचवें का। इसकी इक्वेशन के लिए यहां पे लगा देंगे साथ 5। सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? छठे का। इसकी इक्वेशन के लिए यहां पे लगा देंगे साथ 6। बस, बाकी फिर बाकी बैलेंस कर लीजिएगा। 4 इसके लिए लग गया, 5 इसके लिए लग गया, 6 इसके लिए लग गया, बाकी बैलेंसिंग फिर आसानी हो जाएगी आपको। क्लियर? इसको देखने चाहे पॉइंट नंबर 3(1) में, 3 का जो पार्ट 1 है। ठीक हो गया? अब आए मेटलॉइड्स के ऊपर, यहीं से बात चलाता हूं। देखें जरा, सारे के सारे जो है ना इसके प्रोडक्ट वो एक दूसरे से रेलेवेंट ही हैं, थोड़ा सा फर्क होता है बस मामूली सा, उसी को आइडेंटिफाई करना है। देखें मेटलाइड कौन कौन है? मेटलाइड है जनाब अली आर्सेनिक, मेटलाइड है जनाब अली एंटीमनी। सेम वही चीज, क्या बना था? NO2 वाटर, NO2 वाटर। अच्छा, फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? पांचवें के ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पांचवें के। फास्फोरस ने मिलके क्या बनाया था इसके साथ? अभी जब मैंने यहां पे लिखा था, अभी यहां पे लिखा था, क्या बनाया था? H3PO4। सेम बात, H3
ASO4, H3SbO4। आपने नॉर्मली ये देखे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देखने में अजीब आपको लग रहे होंगे, वरना है वही चीज़। जैसे H3O4 बना था, H3ASO4, H3PO4 बना था, H3SbO4। इसको कहते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड, इसको कहते हैं एंटीमोनिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एंटीमोनिक, सॉरी ऑक्साइड नहीं, एसिड। H3PO4 को क्या बोलते हैं? H3PO4 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। तो एंटीमोनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। बुक में नाम नहीं लिखा हुआ तो याद रखने के लिए ज़हन में रख लें इसको। क्लियर हो गया जी? ओके, पॉइंट नंबर आपका जनाब अली 2 भी हो गया, ऐसी है। ओके, अब आ जाएं आखिरी बात, और वो है मेटल्स की बात, रिएक्शन विद मेटल्स। पुत्र यहां पे ना एक बात थोड़ी सी ज़हन में रखनी है। क्या? अभी आपने देखा ना NO2 गैस बन रही थी, किसी किसी जगह पे, इस केस में रिएक्शन विद द मेटल में किसी जगह पे NO2 गैस बनेगी, किसी जगह पे NO गैस बनेगी, बस फर्क इतना है। क्या? HNO3 विल बी फॉर्मिंग NO2 और NO, या तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा होगा या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा होगा, बस। बाकी मामला वही हुआ करेगा। आप पहले रेडिकल को उठाएंगे, इसके दूसरे रेडिकल से पॉजिटिव रेडिकल एलिमेंट का उठाएंगे, इसके नेगेटिव रेडिकल से जोड़ देंगे, नाइट्रेट बन जाएगा। जो भी बनेगा साथ में या NO2 गैस होगी या NO होगी या साथ में वाटर हुआ करेगा। सारे के सारे के अंदर यही है। शुरू करें इसको, देखें जरा। पॉइंट नंबर 3 और उसका पार्ट 3 पेज नंबर 62 कहता है जी नाइट्रिक एसिड बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल्स। बिल्कुल ऐसे ही। पहला पॉइंट, गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम एंड टाइटेनियम। गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ ये 4 मेटल्स रिएक्शन नहीं करती। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसने पूछा है कि जी सिंपली नेम द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। कोई साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सियाने बनने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 लफ्ज़ लिखने हैं और 2 नंबर आपके हैं उसमें। क्या? गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम, ये 4 मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। मैंने आपको गोल्ड के बारे में, प्लैटिनम के बारे में मुझे याद पड़ता है 3rd चैप्टर में बात हुई थी हमारी, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि दीज आर इनर्ट मेटल्स, ये मेटल्स ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए इनकी कीमत भी है। और ज़मीन से झुमके जब निकाली जाती हैं तो इनके ऑक्साइड्स भी नहीं होते, इनर्ट होते हैं ना, बिल्कुल ऑक्साइड्स भी नहीं होते। गोल्ड आपको ज़मीन से गोल्ड ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं मिलता, गोल्ड आपको गोल्ड की फॉर्म में मिलता है। आप सिर्फ उसको पत्थर को तोड़ते हैं और उसके जर्रे बीच में से अलग करते हैं, आपको उसमें से ऑक्सीजन को नहीं निकलवाना पड़ता, ऐसी इनर्ट रिएक्शन नहीं करता। तो नाइट्रिक एसिड भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। रीज़न क्या है? इंफॉर्मेशन के लिए रीज़न ये ज़हन में रख लें, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये बहुत हाई होता है। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल इनका वेरी हाई होता है। तो जब इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है तो फिर ये इट मीन्स कि ये रिड्यूस जल्दी हो जाती हैं, रिड्यूस होने की जल्दी करती हैं। रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने पे तैयार नहीं होती। तो ये तो क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो फिर ये इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इनसे इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव। रेंडर्ड पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाना बाय एसिड
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म ऑफ ऑक्साइड। ये बात भी पहले हो चुकी है कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गए, कोबाल्ट हो गए, ये क्या करते हैं कि ये ऑक्साइड की लेयर बना ली। याद है एल्यूमिनियम के लिए मैंने बताया था, ये एल्यूमिनियम की शीट है, इसके ऊपर ये ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो जब इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है यहाँ पे, तो फिर ये इसके साथ रिएक्शन फर्दर नहीं कर पाता। जब रिएक्शन नहीं कर पाता तो इसीलिए यहां पे हमने वर्ड यूज किया रेंडेड पैसिव, कि शुरू में रिएक्शन करता है मामूली सा, थोड़ा सा रिएक्शन करता है, लेकिन जैसे ही ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो फिर पैसिव हो जाता है, फिर इनएक्टिव हो जाता है। ओके जी, उसके बाद है टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज इनटू देयर ऑक्साइड। टंगस्टन और यूरेनियम ऑक्साइड बना देते हैं। उसने क्वेश्चन नहीं दी, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल ऑक्साइड बनते हैं वैसे। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, यानी कि शुरू के जो रिएक्शन एस ब्लॉक के एलिमेंट, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गए, मैंगनीज हो गया, ये क्या बनाते हैं, ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इसके नाइट्रेट बनाते हैं। और सिंपल जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, इनके साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन HNO3 क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस, एफ्रेसेंस होगी, हाइड्रोजन गैस बीच में से निकल आएगी। यहां पे साथ एरो लगा लिया करते होते हैं यूं। क्लियर जी। मैंगनीज का भी सेम टू सेम यही रिएक्शन। ओके, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट नहीं, इसको यहीं तक रखें, इसको यहां तक रखें। आज हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड क्यों पढ़ा जा रहा है, उसके यूजेस एक नज़र हमने देख लिए। उसके बाद नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन देख ली, लैब की प्रिपरेशन भी देख ली, इंडस्ट्री की प्रिपरेशन भी देख ली। ये वैसे इंडस्ट्री का प्रिपरेशन का ओल्ड तरीका है, अब ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इस पर। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि रिएक्शंस में क्या है। रिएक्शंस में हमने देखा कि मेनली पूरे के पूरे रिएक्शंस को डिवाइड किया जाए तो 4-5 टाइप ऑफ रिएक्शन बनते हैं। एक, उसकी डीकम्पोजिशन सिंपल, उसके बाद उसका बेसिक के साथ रिएक्शन, बेसिस के साथ, फिर उसका नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटलॉइड के साथ रिएक्शन, और मेटल हमने अभी स्टार्ट करना है तफसील से, अभी इंशाल्लाह ताला मज़ीद चलेगा। ये नॉन मेटल वाला और मेटलॉइड वाला हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल है, प्रैक्टिस करें आराम से, ध्यान से, और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। गुड लक।